आज का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जो समझते हैं क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मान लो कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पे है। हाँ, लिक्विड किसी टेम्परेचर पे है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, उस समय क्या होगा, लिक्विड धीरे धीरे क्या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अचानक से लिक्विड सॉलिड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, लिक्विड फॉर्म जो है धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हम लोग की लिक्विड ए का टेम्परेचर टी नॉट है, क्या कर रहे हैं, टी नॉट टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। जैसे डाउन मतलब टी नॉट टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेंगे, अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो एक समय जो शुरुआती होगा कि कुछ मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, वो लिक्विड से क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और टेम्परेचर डाउन करें तो और ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और कुछ ये लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और जो कन्वर्ट होकर सॉलिड में होगा, दोनों का जो वेपर प्रेशर जो होगा इक्वल जिस टेम्परेचर पे होगा, वही टेम्परेचर इस लिक्विड के लिए क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता वो जहां पे वो फ्रीज हो गया वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है, नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ कुछ मॉलिक्यूल जो लिक्विड का, उसका जो वेपर प्रेशर है, दोनों वेपर प्रेशर इक्वल जिस टेम्परेचर पे होता है वह टेम्परेचर इस लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा। या दूसरे मान लो कि वाटर का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या भी लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर उसका डाउन करें तो वो क्या लिक्विड से क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल मान लो कि वाटर क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया, फिर और टेम्परेचर डाउन करें तो और ज्यादा मॉलिक्यूल जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लिक्विड जो है, जितना मॉलिक्यूल लिक्विड का जो होगा वो सॉलिड स्टेट मतलब कि आइस में होगा, उतने ही मॉलिक्यूल जो है आइस जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जिस टेम्परेचर पे, वह टेम्परेचर क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दो तरीके समझ के, अब तीसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मान लो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, और कह सकते हैं रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बोथ आर इक्वल। मतलब जो रेट वाटर का आइस में बदलने का है और आइस से वाटर में बदलने का है, दोनों रेट जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा वह टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। तीन तरह से बताया। पहला ये कि वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का क्या होगा, अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे वह फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिस टेम्परेचर पे होगा। दूसरा ये होता है कि दोनों क्या होगा, आपस में इक्विलिब्रियम और वाटर और आइस आपस में जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में होगा वह टेम्परेचर कहलाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्या बोला है कि वाटर से आइस बदलने का रेट और आइस से वाटर में बदलने का रेट अगर इक्वल होगा जिस टेम्परेचर पे, वह टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, अब ग्राफ से फ्रीजिंग पॉइंट को देखते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर, इधर क्या है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये लिक्विड यहां से स्टार्ट हुआ, ये आइस फॉर्म में, ये लिक्विड क्या है, वाटर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, वाटर फॉर्म में। ये क्या है, 1 एटमोस्फेरिक, ये जो 1 रेशियर है, देखो क्या है, वाटर है। ठीक है, ये वाटर किसी टेम्परेचर पे मान लो
रहा होगा। अब क्या कर रहे हैं, इस वाटर का टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, तो वाटर का टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल जो वाटर क्या होगा आइस में कन्वर्ट होगा। धीरे 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 कि क्या होगा, टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब मान लो कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना, इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है और इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इसी जगह पे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टी नोट मान लेते हैं, ठीक है। इसी जगह पे क्या होगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर धीरे टेम्परेचर डाउन होने से क्या हो रहा था, इसका जो क्या लिक्विड और सॉलिड का क्या होगा, एक मिक्सचर है यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर और आइस का जो सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर, ये दोनों क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए ये टी नॉट एफ होगा। टी नॉट एफ का मतलब क्या है कि टी नॉट मीन्स प्योर सॉल्वेंट, आइस क्या प्योर सॉल्वेंट का क्या मैं फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब देखो क्या है, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से हम आगे हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि जो लिक्विड का जो क्या होता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ये जो सिचुएशन है, ये वाटर है ना, वाटर और वेपर का इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या होगा, वाटर जो लिक्विड जो यहाँ पे बना था ना, लिक्विड और वेपर दोनों बना, दोनों क्या इक्विलिब्रियम पे जो आता था, ये क्या आता था, बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा था, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में इस बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन किया है, हमको यार इस लेक्चर में फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं ये ग्राफ से। अब जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो कहने का मतलब ये, अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर आएगा, सॉल्यूट पार्टिकल अगर आएगा इसके अंदर, तो क्या होगा, इस सॉल्वेंट के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल आया, तो इस सॉल्वेंट का क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉल्वेंट का बढ़ेगा, तो इस सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स मतलब क्या है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने से क्या होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। मतलब ये जैसे सॉल्यूट आया, इसका मतलब क्या, ये पूरा प्योर सॉल्वेंट था, अब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अगर सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अब ये वेपर प्रेशर जो लिक्विड का था वो ऊपर था, और वेपर प्रेशर के नीचे का क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर डाउन हो गया। इसका किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा ना। अब ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये फिर चाहेगा कि सॉल्यूशन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए, टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, ये भी चाहेगा फिर क्या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आए। तो जैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, तो वो अब क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टेम्परेचर लेगा अपने फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए। पहले जो यहाँ पे आ रहा था, अब ये जो आया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, टी एफ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डाउन हुआ, सॉल्यूशन आने की वजह से क्या होगा, इतना टेम्परेचर क्या होगा, ये डाउन हुआ। यही जो टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यहाँ पे टी एफ जो है, टी नॉट एफ जो है, वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ये टी एफ क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो डिप्रेशन जो हुआ है, जो घटा है फ्रीजिंग पॉइंट, इसी चीज को फिर रॉड्स को बताए थे कि अब हम पढ़ते हैं रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
रॉड से अभी पढ़ा हम लोग क्या है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, डेल टी इज इक्वल टू, है ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अभी रॉड्स लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, मोलालिटी के है, मतलब मोलालिटी जितना ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब ये। इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या देंगे, के एफ देंगे, के एफ क्या है, कांस्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं मोलालिटी के बारे में। जैसे हम पढ़ा डेल टी एफ इजिकल टू क्या होगा, के एफ, मोलालिटी को हम लिख सकते क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलालिटी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोलालिटी। अब बात करते हैं मोल को लिख सकते हैं क्या, मोल इक्वल टू क्या होता है पता है, मोल वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट को हम बोल रहे हैं ए, मोलिकुलर वेट को क्या, वेट को बोल रहे हैं क्या, एम, ठीक है। ये मोल की जगह पे लिख सकते हैं, मतलब मोल इक्वल टू क्या होगा, ए बाई एम, और सॉल्वेंट क्या है, बी, मान लीजिए बी, और पर केजी में इसको हम करते हैं हम लोग ऑस्मेटिक प्रेशर का। तो ऑस्मेटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझते हैं। देखो इसको समझाते हैं। मान लो एक एग्जांपल से हम लोग ऑस्मोसिस को समझाते हैं। मान लो इधर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इधर क्या है, सॉल्यूशन। इतनी बात तो समझ में आ गई अब कि प्योर सॉल्वेंट होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। आइए इधर क्या है, मेम्ब्रेन है ना। अगर ये मेम्ब्रेन है, इससे क्या होगा, अब देखो क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट क्या है, हायर प्रेशर पे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का हायर वेपर प्रेशर होता है और सॉल्यूशन का लो वेपर प्रेशर है। तो ये क्या होगा, इस हायर प्रेशर होने की वजह से ये लोअर प्रेशर की तरफ मूव होगा, मतलब क्या, ये मूव होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकता है, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जो मूव हो रहा है, ये कहलाता है प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक, ये हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। मान लो ये प्योर सॉल्वेंट था, अभी 10 atm पे था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट 10 atm पे था, और ये सॉल्यूशन 8 atm पे। अब क्या होगा, ये प्रेशर जो है हायर प्रेशर से की वजह से सॉल्वेंट पार्ट किधर जाएगा, तो अगर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर इधर डेवलप करते हैं, इधर पिस्टन आया, एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर डेवलप कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करते हैं 9 atm, मान लो प्रेशर डेवलप किया 9 atm, जैसे प्रेशर 9 atm करेंगे तो अभी भी क्या है, 10 atm से ये कम ही है, अभी भी सॉल्वेंट पार्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। 9.5 atm कर दिया, अभी भी क्या है, 10 से वो कम ही है, इसलिए सॉल्वेंट पार्ट की तरफ सीधा मूव करेगा, ठीक है। अब मान लो कि प्रेशर और बढ़ा के दोनों का प्रेशर इक्वल कर दिया। अब दोनों का प्रेशर कितना बढ़ा है, पहले 8 था, बढ़ाया 2 atm, 2 atm बढ़ा के क्या किया, दोनों का प्रेशर इक्वल कर दिया। तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल जो है अब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर इक्वल है। अगर प्रेशर इक्वल होने की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। अब इसका मतलब कि कितना प्रेशर लगाया था, 2 atm, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा था, है ना, उसको रोकने के लिए मैंने 2 atm प्रेशर लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया। जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करके क्या किया, जो प्रोसेस स्टॉप किया, वह प्रेशर कहलाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर, कहलाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर। अब क्या है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर, मान लिया ये दोनों का क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या, एक्स्ट्रा प्रेशर, मतलब 10 - 8 क्या होगा, 2 atm क्या होगा, इस प्रोसेस में ऑस्मेटिक प्रोसेस होगा। बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। देखो क्या है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि अब ये 10 दोनों को कर दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के,
अब क्या प्रेशर और इंक्रीज कर रहे हैं इस सोल्यूशन साइड का, तो सोल्यूशन साइड का और प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसका प्रेशर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इसका इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसका जो पार्ट, अब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन पार्ट की इधर मूव कर लेगा, इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस।